तो देखिए, सबसे पहले बाइडेन के एशिया दौरे की बात अब करते हैं। आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने सियोल में साउथ कोरिया के अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की। प्रेसिडेंट यून की चिंताओं को एड्रेस किया, उन्हें भरोसा दिलाया कि कोरिया द्वीप में न्यूक्लियर खतरे को मिलकर काउंटर करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए अमेरिका अपनी न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव मोड पर भी रखेगा। लेकिन बात सिर्फ कोरिया की नहीं, बाइडेन के दौरे से एशिया में एक नहीं कई मिलिट्री फ्रंट एक्टिव हो सकते हैं। जापान से लेकर साउथ चाइना सी तक, कोरिया से लेकर ताइवान और भारत चीन LAC तक जिनपिंग के माइंड गेम्स चालू हैं। सवाल है, कहीं एशिया में भी यूक्रेन जैसा सीन तो नहीं होगा? क्या ये वॉर फ्रंट न्यूक्लियर हॉटस्पॉट में तब्दील हो सकती है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझते हैं। यूक्रेन की जमीन खून से लाल हो चुकी है। सर्रा सर्रा जंगी उन्माद का गवाह बन चुका है। बारूदी शोले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस जमीन पर जिंदगी आकार लिया करती थी, वहां अब मौत के दस्तखत मौजूद हैं। जहां की आबो हवा में खुशियों की खिलखिलाहट थी, सपनों का समंदर तैर रहा था, वहां विनाश का सागर तैयार हो चुका है। एक एक सांस के लिए जद्दोजहद, एक एक इंच जमीन की लड़ाई। 12 हफ्ते से यूक्रेन में सिर्फ इलाके बदल रहे हैं, सैनिकों की टुकड़ियां बदल रही हैं, लेकिन हालात कमोबेश वही हैं। टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल अब भी अग्नि वर्षा कर रही हैं। किसी छोर पर आखिरी सांस तक लड़ने की जिद, तो कहीं संपूर्ण कब्जे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन सवाल है, क्या ऐसी तस्वीरें दूसरे मुल्क, दूसरे महाद्वीपों से भी सामने आ सकती हैं? क्या एक साथ कई रणक्षेत्र तैयार हो चुके हैं? क्या महाशक्तियों के टकराव की टाइमलाइन सेट हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर दुनिया को विध्वंसक विश्व युद्ध के बहाने पर कौन खड़ा करना चाहता है? वैसे इन सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं, क्योंकि जंग के बाद से ही यूरोप के देशों में अशांति और बेचैनी का माहौल बन रहा है। टेलीविजन पर बैठकर कई लोग इसे विश्व युद्ध की रिहर्सल तक बता रहे हैं, डूम्सडे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे लिए यूक्रेन में वॉर एक रिहर्सल की तरह है। यह भविष्य में होने वाले एक बड़े टकराव की रिहर्सल है। लेकिन अब इसी तरह की टेम्पलेट एशिया में भी दिखाई देने लगी है। अब तक जो एशिया शांतचित्त दिखाई दे रहा था, वो अचानक आक्रामक दिखना शुरू हो चुका है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के एशिया दौरे के बाद से एक साथ कई मिलिट्री हॉटस्पॉट्स अचानक एक्टिव हो चुके हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं बारूदी सेंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हॉटस्पॉट साउथ कोरिया बनाम नॉर्थ कोरिया। जिस वक्त से व्हाइट हाउस ने बाइडेन के एशिया दौरे का ऐलान किया, उसे कंफर्म किया, उसी के बाद से नॉर्थ कोरिया की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलना शुरू हुई। नॉर्थ कोरिया को समझने वाले, उस पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि किम जोंग उन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को इंडोर्स नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते। यही वजह है कि बाइडेन दौरे को लेकर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वॉर गेम्स शुरू हो चुके हैं। साउथ कोरिया की एजेंसियों ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया बाइडेन के इस दौरे पर न्यूक्लियर मिस एडवेंचर को अंजाम दे सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी कहना था कि नॉर्थ कोरिया अनप्रेडिक्टेबल है।
और दुनिया को मैसेज देने के लिए बाइडेन के दौरे पर न्यूक्लियर टेस्ट या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी को काउंटर करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर तैयारी की। बाइडेन का डूम्सडे प्लेन भी उनके एशिया दौरे से पहले ही जापान पहुंच गया। ऐसा इसलिए ताकि न्यूक्लियर टेस्ट या फिर मिसाइल टेस्ट की सूरत में प्रेसिडेंट बाइडेन को इस विमान में सिक्योर किया जा सके, यहीं से मोबाइल कमांड सेंटर की तरह काम किया जा सके। आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया अभी तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। इस साल कुल मिलाकर 16 छोटे बड़े मिसाइल टेस्ट को भी अंजाम दे चुका है। मैसेज सीधा अमेरिका के लिए है कि डी न्यूक्लियराइजेशन अभी दूर दूर तक दिमाग में नहीं। हालांकि ये बात भी सही है कि किम जोंग की एनिमी लिस्ट में पहला नंबर साउथ कोरिया का है, जिसके साथ दशकों पुरानी दुश्मनी बदस्तूर कायम। इस दुश्मनी पर बीच में अल्प विराम जरूर लगा था, लेकिन साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल के सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर और मिसाइल वाले फॉर्मूले पर वापस आ गया। इसीलिए बाइडेन के दौरे पर साउथ कोरिया की तरफ से खुलकर बात की गई। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत का सेंटर पॉइंट नॉर्थ कोरिया था। दोनों देशों के बीच नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खतरे पर डिस्कशन हुआ। दरअसल आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति यून के बीच में क्लोज डोर मीटिंग के साथ साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी हुई है और इस बातचीत का मुख्य एजेंडा था उत्तर कोरिया के परमाणु प्रोग्राम को कैसे डीन्यूक्लियराइज किया जाए और साथ ही साथ साउथ कोरिया की मांगों पर भी चर्चा हुई, जिसमें साउथ कोरिया ये चाहता है कि उसे बतौर न्यूक्लियर डेटरेंट कंट्री के तौर पर पेश किया जाए, ताकि अगर उत्तर कोरिया की तरफ से कोई भी न्यूक्लियर एग्रेशन होता है तो साउथ कोरिया इसके लिए अमेरिका का इंतजार ना करना पड़े। लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया तो उसमें साफ तौर पर साउथ कोरिया की मांग का जिक्र नहीं था। बिटवीन द लाइंस कुछ बातें जरूर कही गई थी जिन्हें समझना जरूरी है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि साउथ कोरिया को अमेरिका एक्सटेंडेड डेटरेंस देता रहेगा। प्रेसिडेंट यून की मांग पर अमेरिका ने हाई लेवल एक्सटेंडेड डेटरेंस स्ट्रेटेजी के साथ कंसल्टेशन ग्रुप को भी रिएक्टिवेट करने का फैसला किया। एक्सटेंडेड डेटरेंस का मतलब है कि साउथ कोरिया के लिए अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव रहेगी, यानी अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से एटमी हमले का खतरा हुआ तो फिर कन्वेंशनल मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। तय तो ये भी हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के खतरे को देखते हुए दोनों देश कोरियाई महाद्वीप पर जॉइंट एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे। लेकिन जिस बात का इंतजार साउथ कोरिया को था वो नजर नहीं आया, यानी फिलहाल नॉर्थ कोरिया के जवाब में साउथ कोरिया न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं बनेगा। साउथ कोरिया में न्यूक्लियर बम तैनात नहीं किए जाएंगे। दूसरा हॉटस्पॉट ताइवान वर्सेस चीन। बाइडेन के एशिया दौरे से चीन और ताइवान के बीच भी नए सिरे से जंग का फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान को सपोर्ट करता आया है और चीन इसे लगातार अपने अंदरूनी मामले में दखल करार दे रहा है। हालांकि इस सबके बीच कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन भी आमने सामने आ सकते हैं। ताइवान न्यूज ने एक वॉर गेम्स का हवाला देकर लिखा, चीन ताइवान के सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा, ताइवान पर कब्जे के लिए न्यूक्लियर बम गिरा सकता है, जापान और गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर पहले हमला करेगा, जवाब में अमेरिका चाइनीज पोर्ट्स को ध्वस्त कर देगा। इस तरह की बातें ताइवान न्यूज ने उस वॉर गेम का हवाला देकर छापी, जिसे वॉशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी और पेंटागन के पूर्व अधिकारियों के साथ अमेरिकी सांसदों और ब्रॉडकास्टर एनबीसी द्वारा चलाया गया। इसी तरह की बातें कुछ दिन पहले अमेरिका के स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड की तरफ से भी कही गई। रिचर्ड ने अमेरिकी संसद के स्ट्रैटेजिक फोर्स पैनल के सामने कहा, अमेरिका को रूस और चीन के न्यूक्लियर डेटरेंस से खतरा है। 30 साल में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने ऐसे हालात नहीं बने। एडमिरल ने कहा कि चीन यूक्रेन वॉर पर नजर रख रहा है और अपनी चाल का इंतजार कर रहा है। एडमिरल के मुताबिक ताइवान को लेकर चीन भी न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान का द्वीप चीन के तट से 177 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है। 70 से भी ज्यादा वर्षों में दोनों पक्षों ने अलग अलग शासन किया है। इसके बावजूद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ताइवान पर दावा किया जाता है। चीन के राजनेता और साथ ही सैन्य अधिकारी बार बार सेना के दम पर ताइवान पर कब्जे की धमकी देते हैं। आपको बता दें कि जब से रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तभी से चीन भी ताइवान को लेकर वॉर गेम शुरू कर चुका है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीता जब चीन की तरफ से ताइवान के एयर स्पेस या फिर जल सीमा में घुसपैठ न की गई। अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में है और ये चीन को बर्दाश्त नहीं, इसलिए चीन और अमेरिका के बीच इस वॉर फ्रंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तीसरा हॉटस्पॉट दक्षिण चीन सागर। चीन की इन्हीं धमकियों ने जापान को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। जापानी अधिकारियों ने बताया कि उनके देश की ऊर्जा जरूरतों का 90% ताइवान के आसपास के पानी के माध्यम से आयात किया जाता है। ऐसे में ताइवान की स्वायत्तता का कनेक्शन सीधे तौर पर जापान से जुड़ जाता है। इसलिए बाइडेन के एशिया दौरे ने ताइवान स्ट्रेट्स के साथ साथ साउथ चीन सागर में भी हलचल पैदा कर दी। साउथ चीन सागर को लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच लंबे अरसे से विवाद है। चीन दावा करता है कि 1.3 लाख वर्ग मील वाले इस सागर पर सिर्फ उसी का अधिकार है। ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन की नजर दक्षिण चीन सागर इलाके में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार पर टिकी हुई है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि साउथ चाइना सी के कुछ आइलैंड पर चीन ने सैन्य विमानों की तैनाती तक कर दी। अब साउथ चीन सागर के लिए चीन किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि बाइडेन के एशिया दौरे की शुरुआत के साथ ही चीन इस समुद्र में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। चीन के मुताबिक हेनान प्रोविंस के पास ये वॉर ड्रिल अंजाम दी जा रही है और सोमवार तक यहाँ किसी दूसरे विमान और वॉरशिप के साथ जहाज को आने की इजाजत नहीं होगी। चौथा हॉटस्पॉट क्वाड वर्सेस चीन। पूरी दुनिया की नजर 24 मई को इंडो पैसिफिक रीजन पर होगी, क्योंकि टोक्यो में अमेरिका समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर चीन की विस्तारवादी नीति को काउंटर करने के लिए कोई प्लान वर्कआउट कर सकते हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं कि क्वाड मीटिंग का मेन फोकस चीन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके दखल से कई मुल्क परेशान हैं। वहीं क्वाड ग्रुप की प्रायोरिटी स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखना है। इन्हीं सब वजहों से क्वाड चीन की आंखों में खटकने लगा है और इसे लेकर चीन ने बयान देना भी शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि क्वाड की मीटिंग बीजिंग के खिलाफ एक नेगेटिव वोट है, अमेरिका और जापान की चीन को उकसाने वाली कार्रवाई है। पांचवा हॉटस्पॉट भारत चीन एलएसी विवाद। चौबीस मई को ही प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच बातचीत हो सकता है कि इस बातचीत में भारत चीन एलएसी विवाद का भी जिक्र हो, जिसमें लद्दाख फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख का पूरा इलाका। एलएसी विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच में कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी एलएसी पर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे लेकर तनाव बरकरार है। चीन जहां अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, वहीं भारत की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर चीन पहले की तरह शांति और संबंध चाहता है तो चीन को ही पहल करनी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।